चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग VSEPR थ्योरी के विषय में पढ़े और फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री क्या पॉसिबल हो सकती है। अब इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन सबका हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री, मतलब दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्लास। इन दिस क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स देखेंगे और फिर सबका ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे। तो पीछे हमने जो BSEPR थ्योरी पढ़ी है, आज जस्ट उसका एप्लीकेशन है इन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स। उनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, बॉन्ड एंगल का क्या असेसमेंट होगा। तो ये सब बातें आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि अब एक मॉलिक्यूल आ गया, उसकी आपसे पूछी गई इसकी ज्योमेट्री बताइए, वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और दिस और दैट और दिस और दैट। तो अब उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो बात जो है दिमाग में फिट बैठती है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सब में बस यही है, काम ये करना है अपने को कि फाइंड ज्योमेट्री। हम लोग 25-30 एग्जाम्पल्स करेंगे और उसमें सबकी ज्योमेट्री चेक करेंगे। फाइंड ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग, फाइंड ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग। ओके, तो चलो भाई ज्योमेट्री निकालने का प्रयास किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो जो पहला है दैट इज BeCl2। इसकी ज्योमेट्री बतानी है। अच्छा, ज्योमेट्री के साथ साथ चलिए ज्योमेट्री भी बतानी है और हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, दोनों काम करने हैं। फाइंड ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के साथ साथ एक वर्ड और ऐड कर लेंगे, ज्योमेट्री एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अच्छा, अब बच्चों ज्योमेट्री जो होती है वो तो क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज फॉर द सेंट्रल एटम, है ना। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का चेक करते हैं, और ज्योमेट्री जो होती है वो किसकी होती है, ज्योमेट्री होती है आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल की। तो बच्चों जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस मॉलिक्यूल का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसका आइडिया होना चाहिए। वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तब हम उसको उसका क्लियरली फिर हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। तो देखो करके देखते हैं। जैसे BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम है, यानी इसके बैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया बेरिलियम और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब BeCl2, तो जो BeCl2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और इस कोवेलेंट कंपाउंड में ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार आप सीख जाएंगे ज्योमेट्री निकालना तो इट वुड बी वेरी इजी, फर्दर आप आराम से बातें कर पाएंगे। तो जैसे ये BeCl2 हो गया, तो ये BeCl2 में इस तरह से BeCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहला काम होता है दैट यू मस्ट फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पता चल जाता है, तो जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज्योमेट्री रहती है वो हमें पता है। फिर उसमें ये भी पढ़े थे कि अगर केवल बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या रहती है, फिर बॉन्ड पेयर को अगर लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया जाए तो ज्योमेट्री क्या होती है। सो दिस ऑल वी हैव डन परफेक्टली। आज हमें उसको अप्लाई करना होगा क्वेश्चंस में। तो हर क्वेश्चन में हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर आया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताइए इस बेरिलियम का। तो भाई ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, चूंकि इसमें बस 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो उसके लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें क्या चेक करना रहता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हमें चेक करना रहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड, अब वो बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको हम लोग स्टेरिक नंबर भी कहते थे।
हम लोग उसको स्टेरिक नंबर भी कहते थे। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो स्टेरिक नंबर होता था दैट इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक, और स्टेरिक नंबर के बेसिस पर यह तय हो जाता था कि उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अगर स्टेरिक नंबर की, यहाँ स्टेरिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बस आज छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें आसानी रह जाए। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाता है भाई, अगर स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर यही स्टेरिक नंबर जो है अगर वो 3 हो गया तो हम लोग लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। फिर अगर ये 4 हो गया देन दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। फिर बच्चों अगर ये 5 हो गया तो यही हो जाता है sp3d। फिर अगर ये 6 हो गया तो यही हो जाता है sp3d2। और अगर ये 7 हो जाए तो यही हो जाता है sp3d3। तो उसको याद रखने का क्या तरीका हम लोग सीखे थे, हम ये सीखे थे कि जितना स्टेरिक नंबर होता है हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इफ इट इज 2 मीन्स यहां पर 2 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो sp हो गया, एक s एक p हो गया। इफ इट इज 3 देन sp2 हो गया, 3 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। 4 है तो sp3 हो गया। इस तरह से बढ़ता चला जाता है। अच्छा, फिर अब हर हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने शेप को भी समझा था। तो अगर स्टेरिक नंबर में केवल और केवल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, अगर ओनली बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, तो देखो शेप क्या होता था। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग शेप लिखते थे लीनियर, है ना, यहां लिखते थे लीनियर शेप। फिर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता था तब हम लोग क्या लिखते थे, तब हम लोग लिखते थे ट्रायंगुलर प्लेनर। फिर अगर sp3 होता था बच्चों तो हम लोग क्या लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे टेट्राहेड्रल। दिस ऑल वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ BSc थियरी। फिर अगर sp3d, तो sp3d में याद करो क्या होता था। तो sp3d में क्या होता था कि क्या होता था बच्चों कि एक प्लेन में 3 बॉन्ड्स हुआ करते थे sp3d में, और उसके बाद क्या होता था कि एक ऊपर हुआ करता था और एक उस प्लेन के नीचे हुआ करता था। तो जब sp3d आता था तो उसका मतलब हो गया ये जो पूरा सिस्टम होता था इसमें ऊपर बच्चों एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनता था, एक पिरामिड नीचे भी बनता था। तो इसको बोलते थे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसको क्या बोलते थे, sp3d था तो दिस इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। फिर ऐसे ही अगर sp3d2 आता था तो ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर बन जाता था, है ना। लेकिन तब भी क्या होता था कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो जब अगर sp3d2 था तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, लेकिन उसका बेस क्या होता था प्यारे बच्चों, उसका बेस हो जाता था क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर। तब फिर उस शेप का नाम हो जाता था ऑक्टाहेड्रल। दैट शेप वाज ऑक्टाहेड्रल। और बच्चों अगर sp3d2 होता तब फिर क्या सीखे थे, तब सीखे थे कि एक पेंटागन बनता था बेस, और पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड और बच्चों नीचे एक पिरामिड। तो फिर अगर sp3d3 हो जाए, सॉरी मीन्स अगर ये स्टेरिक नंबर 7 हो जाए, 7 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो हो जाता था पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये थोड़ा मैंने रफली लिख दिया है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस सब बातों को पहले से कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये जस्ट रिवाइज कराने का उद्देश्य हो गया सो दैट यू मे बी कंफर्टेबल टुडे ऑल्सो, जब हम लोग एक्चुअल इन बातों को अपने रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स में यूज करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो शेप्स आते थे ये तभी आते थे जब बॉन्ड्स हों, बॉन्ड पेयर हों।
स्टेरिक नंबर में केवल और केवल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो। अगर लोन पेयर आ जाए तब फिर ये गड़बड़ हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो कैसे चेंज होता था ये भी हमने सीखा। चलो आज उन सब सीखी हुई बातों को फिर अप्लाई करते हैं। तो भाई बात हुई कि चलिए ठीक है BeCl2, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, सभी में हाइब्रिडाइजेशन और सबकी ज्योमेट्री। ठीक, तो बात हुई कि BeCl2 में बताइए क्या है। तो सबसे पहले बेरिलियम के पास पहुंचिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री चेक करने का पहला स्टेप होता है दैट यू मस्ट प्रिपेयर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए, हम लोग बस जानते हैं बनाना। स्टेप फर्स्ट हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्टेप सेकंड हो जाता है बच्चों उसका हाइब्रिडाइजेशन, और जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो स्टेप 3 हो जाता है ज्योमेट्री BSEPR थ्योरी से। तो हमें हर मॉलिक्यूल में 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से 3 स्टेप हैं भाई? तो सबसे पहला जो स्टेप होगा किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के लिए, दैट फर्स्ट स्टेप इज द LDS, और यू कैन से उसका लुईस, गलत हो गया ये, जो पहला स्टेप होगा बच्चों वो होगा उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद बच्चों जो दूसरा स्टेप होता है वो हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दिया मैंने? हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उसकी स्टेरिक नंबर देखनी पड़ती है जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। मतलब उस एटम से कितने बॉन्ड्स उसमें उससे कनेक्टेड हैं और उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, उनका जो समेशन होगा दैट इज योर स्टेरिक नंबर। उस स्टेरिक नंबर की वैल्यू को देखकर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है देन द फाइनल टर्म इज ज्योमेट्री, एंड दिस ज्योमेट्री वी फाइंड यूजिंग VSEPR थ्योरी। दिस वी फाइंड यूजिंग VSEPR थ्योरी। चलिए, तो BeCl2 के लिए अगर देख लिया जाए तो BeCl2 की बात करें तो उस बेरिलियम में कितने बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं? तो भाई 2 बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं। क्या कोई यहां पर लोन पेयर है? नो सर, देयर इज नो लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गई? या चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लमजी हो गया है, तो नेक्स्ट पेज से ही चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ये तो चलो बेसिक हो गया, ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया पिछली क्लास का, और ये हो गया कि हमें किस तरह से ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही आपने उल्टा पुल्टा ड्रॉ कर दिया तो फिर आप ज्योमेट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देन यू फाइंड द स्टेरिक नंबर टू गेट द हाइब्रिडाइजेशन, and then using VSEPR theory you can get the geometry of the molecule. चलो आगे बढ़ जाएं प्यारे बच्चों। यस सबने कर लिया? डन? यस सर। तो भाई ये जो पहला है दैट इज BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इस BeCl2 में ये हो गया बेरिलियम और ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन। अब ये हो गया अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता चल जाता है तब हम स्टेरिक नंबर लिखते हैं। तो भाई देखें यहां पर इस BeCl2 में जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, उसके लिए स्टेरिक नंबर क्या है? यहां पर केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ध्यान रहे ये सिंगल बॉन्ड हो तो भी 1 गिना जाएगा, ये डबल है तो भी 1 गिना जाएगा, और ये ट्रिपल है तो भी 1 गिना जाएगा। कैसा भी बॉन्ड हो उसको 1 काउंट। सो स्टेरिक नंबर इज only 2 as there is no lone pair, so this is 2. Done? 0 मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट
ओह, ये माइक म्यूट कैसे हो गया? क्या अभी आपको लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आज की क्लास बहुत ठीक से समझे, ये आपको एकदम आईआईटी में नंबर दिलाएगी। आप पीछे के ईयर्स में देखें तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कि आपसे ज्योमेट्री पूछ ली जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाएगा और आप आराम से कर पाएंगे। देखें तो बच्चों ये जो 0 है वो लोन पेयर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 2, स्टेरिक नंबर इज 2। तो स्टेरिक नंबर 2 से हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो बेरिलियम है, ये बेरिलियम है sp हाइब्रिडाइजेशन। इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ध्यान रहे, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम्स का ही कैलकुलेट होता है। ये हो गया। तो क्या हम इस क्लोरीन का नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पूछे इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप क्लोरीन का भी बता सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या है? रोल ये होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन को देखकर क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन को देखकर हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में असेसमेंट करें, उसकी ज्योमेट्री बताएं। तो ज्योमेट्री तो बच्चों सेंट्रल एटम से ही डिफाइन होती है, क्योंकि बॉन्ड सारे तो उसी से निकलते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन जब भी पूछा जाए तो ये बाय डिफॉल्ट इट मीन्स दैट यू नीड टू फाइंड इट फॉर द सेंट्रल एटम। जैसे मान लीजिए कोई कहे नहीं, एक काम करिए, आप इस क्लोरीन का भी बताइए। अच्छा ठीक है सर, क्लोरीन का भी बता देते हैं। तो इस क्लोरीन में भाई इसकी बैलेंस शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से 3 तो हो गए भाई लोन पेयर, उसमें 3 तो हो गए लोन पेयर। अच्छा, अब इस क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए अगर कोई स्टेरिक नंबर देखे तो देयर इज 1 बॉन्ड विच इज सिंगल बॉन्ड एंड देयर आर 3 लोन पेयर, सो दिस इज 4। तो इस क्लोरीन का कोई अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो चूंकि स्टेरिक नंबर 4 है, तब आप कहेंगे सर दिस इज sp3। लेकिन इसके हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये तो किनारे है, हम हाइब्रिडाइजेशन देख के शेप बताना है हमें, हमारा मेन एम है ज्योमेट्री तक पहुंचना। तो ज्योमेट्री तो कैसे डिसाइड होगी? ज्योमेट्री डिसाइड होगी कि इससे बॉन्ड कैसे निकले, है ना। ये तो किनारे अटका हुआ है, इससे तो एक ही बॉन्ड है। तो ज्योमेट्री के लिए हमें सेंट्रल एटम या एटम्स, कई बार ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा एटम बीच में हो, अभी हम लोग करेंगे, तो उन सभी को सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो हमें ज्योमेट्री के लिए बच्चों जो ब्रांच में किनारे कोने में पड़े हुए हैं एटम्स, उनके हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन से ही ज्योमेट्री बताते हैं। तो जैसे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लीनियर शेप। तो इस BeCl2 की जो ज्योमेट्री आएगी, दैट ज्योमेट्री इज लीनियर, दैट इज लीनियर। हो गया भाई, हो गया, मामला निपट गया। हमें यही बताना था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो वो पता चल गया, और ज्योमेट्री क्या है सो वो भी पता हो गई। तो दिस इज लीनियर। अब बात करते हैं, चलो अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। नाउ कम टू द सेकंड क्या है? सेकंड हुआ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो सबसे पहला काम क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हम क्या करें, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तब फिर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन की बात आए। तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा सो क्या होगा? तो यहां पर ये है अपना बोरॉन, जो है सेंट्रल एटम। और भाई ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या यूं कहें कि 3 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
3 फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ दे फॉर्म 3 बॉन्ड्स। तो भाई चलो 3 बॉन्ड्स बना देते हैं, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, अब जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया तो दूसरा काम क्या है, फिर है कि भाई स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करी जाए। तो जो स्टेरिक नंबर है, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, हर जगह एसएन लिख दिया है। एसएन का मतलब है स्टेरिक नंबर, दिस इज स्टेरिक नंबर। तो अब इस बोरॉन के लिए स्टेरिक नंबर हम देखते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखें, ये स्टेरिक नंबर हम किसके लिए देख रहे हैं, ये सॉरी ये नंबर हट गया यहां से गलती से, ओके। तो बच्चों ये स्टेरिक नंबर देखी जा रही है बोरॉन के लिए। तो जिस एटम के लिए आप स्टेरिक नंबर देखोगे उसी के अकॉर्डिंगली उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। जैसे कोई कहे कि इस क्लोरीन की स्टेरिक नंबर जरा बता दीजिए सर कितनी है, तो आप कहेंगे यहां पर स्टेरिक नंबर है 1+3, है ना, एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तो क्लोरीन का स्टेरिक नंबर चूंकि 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा यहां लिख तो दिया था मैंने, सॉरी लिख तो दिया है, इसका स्टेरिक नंबर लिखा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया उससे। ओके, तो बोरॉन की स्टेरिक नंबर देयर आर ओनली 3 बॉन्ड्स, सो दिस इज 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम लिखेंगे sp2। sp2। अब चूंकि यहां पर केवल और केवल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं sp2 में, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्रायंगुलर। sp2 मीन्स ट्रायंगुलर प्लेनर, triangular planar। Okay, so this is boron trifluoride, triangular planar, and this is your hybridization which is sp2। Okay, come to the third, complete। अब हम आते हैं तीसरे पर बच्चों। तीसरे में देखें क्या है, सो थर्ड इज से NH4+, है ना, थर्ड इज NH4+। और एक और कर लेते हैं इसी में 4th, इसी का भाई है CH4। ठीक, तो पहला टास्क क्या है, पहला टास्क है कि हम क्या करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। तो पहले नाइट्रोजन को ही देख लेते हैं, NH4+ को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, तो नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड ड्यू टू 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इस नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में अब कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, तो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ दे पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ये तैयार हो गया NH4+। दिस इज व्हाट, दिस इज योर NH4+। दिस इज व्हाट, दिस इज योर NH4+। अच्छा, ऐसे ही अब हम CH4 का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, ध्यान रहे ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय, चूंकि अभी आप, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आप जब लुईस डॉट, आप देख के भी बच्चों धीमे धीमे ऐसा समय आएगा कि जब आप आज की क्लास कर लेंगे तो आप देख के बता देंगे इसका ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन है और ये इसका ज्योमेट्री है। तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बनाएंगे कि जो उसकी ज्योमेट्री को जस्टिफाई करता हो। जैसे ये लुईस स्ट्रक्चर वो स्टूडेंट बनाएगा जिसको ज्योमेट्री का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्योमेट्री के बारे में जानकारी है तो आप ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। बट क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर टेक्निकली करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें ज्योमेट्री बताते ही नहीं है। तो हमने लिख दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर की यही तो कमी है, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बहुत कुछ बता देते हैं।
अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक से बना लें तो फिर हम उसकी करेक्ट ज्योमेट्री भी, करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे और फिर करेक्ट ज्योमेट्री भी आ जाएगी। बट इफ यू आर एक्सपर्ट और आपको पहले से पता है कि इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन और ये इसका ज्योमेट्री है, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाएंगे जो उसकी ज्योमेट्री को जस्टिफाई करता हो। जैसे बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेरिक नंबर लिखना। तो स्टेरिक नंबर लिखा, किसका स्टेरिक नंबर? सेंट्रल एटम मतलब नाइट्रोजन का। तो क्या नाइट्रोजन में कोई लोन पेयर है? नो सर। अच्छा, कितने बॉन्ड्स नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं? सर देयर आर ओनली 4 बॉन्ड्स, सो 4 + 0, सो स्टेरिक नंबर इज 4। स्टेरिक नंबर 4 आने का ये अर्थ होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, दिस इज sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और इस स्टेरिक नंबर जो कि 4 है, इसमें सभी के सभी बॉन्ड से कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 बॉन्ड्स है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। सो व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, है ना। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल नेचर। हाउ इजी इज दिस, है ना। इसमें क्या है? अब ऐसे ही है ये वाला CH4। अब फिर से वही काम करना उसी तरह से, जैसे CH4 है तो क्या करिए, सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इससे क्या करिए कि आप 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। अभी हम इतना साफ साफ बना रहे हैं, आप रफली भी कर सकते थे। और when you will come to know all these things, जब आप इसमें थोड़े से मंझे हुए खिलाड़ी हो जाएंगे, तो फिर आपको इतना सब तामझाम नहीं करना होगा। आप देख के बच्चों बता सकते हैं। सम ऑफ यू में इवन इतना पढ़ने के बाद जो आपने पहला लेक्चर कर लिया है VSEPR थ्योरी का, तो अभी भी आप हो सकता है देख के बता दे रहे हो, लेकिन चूंकि अब पढ़ना है तो एक बार सबके लिए जरूरी है। तो अब यहां पर स्टेरिक नंबर क्या हुई? कार्बन की स्टेरिक नंबर, तो कार्बन से कितने बॉन्ड्स देख रहे हो? 4। देयर इज नो लोन पेयर, सो दिस इज अगेन द सेम केस। ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल इन नेचर। ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल इन नेचर, है ना। दिस इज व्हाट? दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर of this CH4, and this is the Lewis dot structure of this NH4+. This is called ammonium ion, this is methane, है ना। Okay, anyway, so geometry is tetrahedral for this methane also. अब कोई अगर ज्योमेट्री वाइज इस मीथेन को ड्रॉ करना चाहे, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा तो नहीं दिखेगा। ये स्ट्रक्चर तो ऐसा दिख रहा है जैसे एक प्लेन में 4 बॉन्ड्स हो, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर है। एनीवेज, तो लेकिन जब तक हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे नहीं, तब तक कैसे सही स्ट्रक्चर पता चलेगा? तो इसका अगर कोई सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे तो वो कैसे आएगा? तो इसका सही स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों इस तरह से आता है। देखो, ये हो गया। ओके, इसका जो राइट स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल हम सभी जानते हैं किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ओके, फाइन। तो ये हो गया अपना बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना। ये क्या हो जाता है? दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो जाता है कि 3 नीचे, आप ऐसे कह लें कि जैसे से एक ट्राइपॉड है ना, तो उस ट्राइपॉड के 3 पैर हैं ये, और ये ट्राइपॉड के ऊपर वैसे ही एक पैर इसमें उल्टा ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द टेट्राहेड्रल। सो दिस शेप इज टेट्राहेड्रल शेप। ओके, this is tetrahedral and it's a 3-dimensional geometry, not 2-dimensional. लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ज्योमेट्री प्लॉट करने को आए, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वो हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं कि किस ज्योमेट्री का क्या मतलब है। सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके,
आगे बढ़ जाएं बच्चों। Yes, sir. अब हम आते हैं नंबर 5th एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों, 5th एंड 6th, एक ही जैसे हैं। सो एग्जाम्पल 5th इज PCl5 phosphorus pentachloride and this is PCl3F2 phosphorus trichloride difluoride। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज phosphorus trichloride और डाईफ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना? दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फाइन। अब चले भाई इनका जरा स्ट्रक्चर देखा जाए, हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए दोनों का, PCl5 और PCl3F2। तो सबसे पहला टास्क फिर से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक ठीक बनाना आना चाहिए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? वी ड्रॉ सेंट्रल एटम। तो ये हो गया इसका सेंट्रल एटम विच इज फॉस्फोरस। सेम हेयर, यहां भी हमें क्या करना रहेगा कि फॉस्फोरस ड्रॉ कर देना रहेगा। ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस है तो यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये Cl5 है, तो यहां पर 5 क्लोरीन जो है इस फॉस्फोरस के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ दे फॉर्म 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब कोई पूछे कि सर लुईस स्ट्रक्चर को बनाने की क्या टेक्निक है, आपको उसको याद करना होगा बच्चों। थोड़ा बहुत असेसमेंट आप देख के ही कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अब चूंकि PCl5 है तो यू मस्ट नो कि इसमें 5 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये आपको जानना ही होगा, इसकी कोई टेक्निक वैसी नहीं है। आपको यू मस्ट नो अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो देयर इज स्लाइट एरर ऐसा हो गया कि यहां पर तो ठीक है 5 Cl थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि 2 फ्लोरीन भी है ना? 2 फ्लोरीन है। चलो 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन बना देते हैं। ध्यान रखिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसी आर्बिट्रेरी बना रहे हैं, दीज आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल ज्योमेट्री। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए बनाना जरूरी होता है सो दैट यू कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे पता चलेगी? बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थोड़ी ना पता चलेगी। उसके लिए तो स्टेरिक नंबर के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ता है। ठीक, अब ये बन गया बहुत सुंदर। ठीक, चलो तो अब इस PCl5 में अगर देखें, सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर सर इज 5 एज देयर आर 5 बॉन्ड्स। अच्छा, ये किसका स्टेरिक नंबर है? सर ये स्टेरिक नंबर फॉस्फोरस के लिए है, 5 हो गया। और कोई लोन पेयर नहीं है तो +0 इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये 0 जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया उसके हिस्से का। अच्छा, यहां पर देखें स्टेरिक नंबर फॉस्फोरस के लिए कितना है? सर केवल 5 ही बॉन्ड से, लोन पेयर तो है नहीं, तो यहां भी सर 5 ही है। अच्छा, तो फिर बताइए अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? सर आपने सिखाया है चूंकि अगर 5 स्टेरिक नंबर हो तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जितने स्टेरिक नंबर उतना इन्वॉल्वमेंट। तो S से तो सारे हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d सब S से स्टार्ट होते हैं। और मैक्स P में मैक्सिमम 3 तक जाता है क्योंकि एक सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल हो सकते हैं P के, तो sp3 हो गया सर। अब ये 4 हुए तो एक और मिला दीजिए तो एक D हो गया, तो sp3d हो गया। यहां भी वही स्थिति है सर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, वेरी गुड।
अब sp3d एंड ऑल r बॉन्ड्स देयर इज नो लोन पेयर, तो ध्यान में आना चाहिए कि क्या होता है इसका शेप। सो क्या हो गया, 5 बॉन्ड्स हो गए। तो 5 बॉन्ड्स हो गए मतलब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, है ना। दोनों के लिए सेम ही शेप होगा। दोनों का शेप कैसा होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। एंड द शेप इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन एक थोड़ा सा यहां पर मैच है, क्या? अच्छा, ये क्या है, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ध्यान रखें बच्चों। अब जैसे कोई कहे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले तो आप रफली मन में, यहां तो चूंकि मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं तो इतना क्लैरिटी आ रही है, आप मन में बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। कोई रंग बिरंगा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफली एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि फॉस्फोरस से 5 बॉन्ड्स निकलने हैं, कोई लोन पेयर है नहीं, चूंकि फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इसमें वैकेंट डी होता है तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रख सकता है, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया PCl5 का। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी, कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है। अच्छा, अब रफली ये तैयार हो गया, तो उससे तुरंत आपके पास ये स्टेरिक नंबर आ गई, और तुरंत यू गेट द हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp3d। तो इससे क्या हो गया, आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम चल गया विच इज sp3d। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग क्या ज्योमेट्री होती है, तो आप जानते हैं कि सर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। कोई कहे नहीं 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 हमको बना के दिखा दीजिए, ठीक है साहब आपको बना के दिखा देते हैं, देखो कैसे बनेगा। आगे बढ़ जाए बच्चों। कंप्लीट देखिए, PCl5 का इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं। अगर कोई ज्योमेट्री पूछ दे और PCl3F2 का यहां ड्रॉ करते हैं, देखो एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखेंगे, ये बीचों बीच में हो गया येलो कलर का फॉस्फोरस। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद चूंकि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, तो बच्चों बेस जो होता है दैट इज अ ट्रायंगल, बेस इज अ ट्रायंगल, बेस इज अ ट्रायंगल। तो दोनों में ही, दोनों पिरामिड्स, ऊपर का पिरामिड और नीचे के पिरामिड का बेस जो होगा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर बेस। तो ये हो गया तुम्हारा PCl5, और ये हो गया PCl3F2, है ना। दीज आर 3 बॉन्ड्स, फाइन। तो प्यारे बच्चों, ये जो किनारे किनारे वाले टर्मिनल एटम्स हैं, दीज आर क्लोरीन। Here also these are chlorine। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको यह समझना होगा कि इन टर्मिनल एटम को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी बॉन्ड और सो, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल लाइन जो आपको ये बताती है कि भाई ये एक ट्रायंगुलर शेप जैसा बन रहा है। मतलब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, ये 3 क्लोरीन एटम हैं, ठीक है। और उस ट्रायंगल के जो सेंटर है, यानी कि बीचों बीच में है अपना येलो कलर का फॉस्फोरस, बीचों बीच में है येलो कलर का ये फॉस्फोरस, ठीक है भाई। अब बात है कि अब तो 2 Cl और कहां लगाएं, तो अगर हम PCl5 की बात करें तो 2 Cl यहां लगेंगे, एक यहां लगेगा ऊपर और एक लगेगा इसके ठीक नीचे। मतलब अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ये बॉन्ड हो गया और बच्चों एक ये बॉन्ड हो गया। लेकिन अब चूंकि हम लोग बना रहे हैं इसको 2D में, जबकि है ये 3D, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक बॉन्ड हो गया
तो मैं ऊपर का ही पिरामिड आपको बना के दिखा रहा हूं, है ना, नीचे का पिरामिड बना के नहीं दिखा रहा हूं, ऊपर का ही हम पिरामिड आपको बना के दिखाते हैं। और ठीक वैसे एक नीचे का ही पिरामिड बन जाएगा। तो ये हो गया, दिस इज ओके, ठीक। तो बच्चों क्या है कि ये एक ट्रायंगुलर बेस है और उस ट्रायंगल के बीचों बीच में एक फास्फोरस है, उस फास्फोरस से एक वर्टिकल पोल है, आप ऐसे समझ लीजिए, और उस पोल की चोटी से इस ट्रायंगुलर बेस के 3 कोने हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये एक पिरामिड हो गया। जैसे एक पिरामिड ये ऊपर दिख रहा है वैसे एक पिरामिड नीचे भी बन सकता है, अगर आप इस क्लोरीन को तीनों बेस के जो क्लोरीन है उनसे आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये प्यारे बच्चों क्लोरीन हो गया और एक ये क्लोरीन हो गया। आपको याद होगा क्या सीखे थे, ये जो प्लेनर बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होता है इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, है ना। तो ये जो क्लोरीन है ये कैसा क्लोरीन है, सो दिस इज एक्सियल क्लोरीन। ये कैसा है, ये भी एक्सियल है। अच्छा, ये दोनों कैसे हैं, ये इक्विटोरियल है, और ये भी इक्विटोरियल है, और ये भी इक्विटोरियल है। अच्छा ठीक है। तो ये बच्चों एक्चुअल शेप हुआ, एक्चुअल ज्योमेट्री हुई। लेकिन जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक्चुअल ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का केवल इतना रोल है कि हमें वो स्पष्ट बता दे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अकेले से तो ज्योमेट्री पता नहीं चलती है, ये वो हमें ये भी बता दे कि उस सेंट्रल एटम के अबाउट कितने बॉन्ड्स हैं, कितने लोन पेयर हैं, बस इतना पता चल जाए। उसके बाद फिर हम लोग आसानी से उसका सब कुछ बता सकते हैं। तो ये तो हुआ तुम्हारा PCl5। अब यहां पर PCl3F2 में क्या हो जाता है, बस एक चेंज है। चेंज ये है कि इक्विटोरियल पोजीशन मींस दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेन। अब इस ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर, अब इस ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर एक फ्लोरीन आएगा और इस ट्रायंगुलर प्लेन के नीचे एक फ्लोरीन आ जाएगा। इस ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर एक फ्लोरीन है और ट्रायंगुलर प्लेन के नीचे भी एक फ्लोरीन है, मींस फ्लोरीन आर इन एक्सियल पोजीशन। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको जैसे ऊपर वाले फ्लोरीन को हम ये जो प्लेन में 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं इनसे अगर ज्वाइन कर दें, सो नाउ दिस इज अ पिरामिड। इस पिरामिड का ये बेस हो गया, दिस इज अ ट्रायंगुलर बेस, और उस ये पोल हो गया बीचों बीच में, उससे इन बेस के 3 पॉइंट्स को मिला दें। थोड़ा अज्यूम करिए, थोड़ा आप अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा जागृत करिए और देखिए कि क्या ये एक ट्रायंगुलर बेस और ये बीच का पोल, जैसे एक तंबू होता है ना, तो वैसे ये तंबू हो गया। ये तंबू हो गया, एक तंबू ऊपर बन गया, एक तंबू नीचे बन जाएगा। तो इसको फिर हम लोग क्या कह देंगे, ये भी पेंटागोनल वाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। और यहां पर ये जो F है विच आर फ्लोरीन, तो ये जो फ्लोरीन है, अब ये फ्लोरीन बच्चों एक्सियल पोजीशन में है, यहां पर ये भी एक्सियल पोजीशन में है, और ये क्लोरीन पहले की तरह, ये पहले की तरह इक्विटोरियल पोजीशन में, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन में। मतलब वो जो बेस का प्लेन होता है उसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं दे आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और उस बेस के ऊपर और नीचे जो होता है दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, तो अब ये हो गया एक्चुअल शेप, ये हो गया एक्चुअल शेप। लेकिन फिर से ध्यान रखें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको एकदम नहीं सोचना है कि क्या एक्चुअल ज्योमेट्री है। यू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओनली फॉर द सेक ऑफ द स्टेरिक नंबर, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर हैं। उससे आप फिर एक्चुअल ज्योमेट्री और एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलो बताओ इसका क्या रीजन हो सकता है कि फ्लोरीन हमने एक्सियल बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा बेटा?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा? और कोई बताए? और कोई बताए? और कोई बताए? हाँ, ये एक सही जवाब है। अब बच्चों मन में ये सवाल आ सकता है कि सर इसमें जो दो फ्लोरीन है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर दो में से दोनों को ही इक्विटोरियल में लगा दें और एक्सियल में दोनों क्लोरीन लगा दें फ्लोरीन की जगह, या कोई और कुछ क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो बच्चों, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक तो क्या है कि जो बेस है उसमें परफेक्ट सिमेट्री है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो भी रिपल्शन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए आप ऐसा करें कि सिर्फ दो क्लोरीन को हटाकर फ्लोरीन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि फिर फास्फोरस क्लोरीन और फास्फोरस फ्लोरीन, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, तो शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, रिपल्शन एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और काम, अब जैसे फास्फोरस और फ्लोरीन, जो ऊपर एक्सियल वाला फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा कि छोटा बॉन्ड होगा, लेकिन हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक्सियल बॉन्ड जो है इक्विटोरियल की अपेक्षा थोड़े से लंबे हो जाते हैं। कारण ये है कि ये तीनों बॉन्ड पेयर इस एक्सियल बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन से क्या होगा कि ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लोरीन तो छोटा ही है। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहेगा। अब यहां पर कोई क्लोरीन लगा दे तो क्लोरीन तो बड़ा एटम है फ्लोरीन की अपेक्षा, तो फास्फोरस और क्लोरीन क्या है कि फिर थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा सिस्टम। और इसमें क्या है कि एक परफेक्ट सिमेट्री मेंटेन्ड है, तो जो भी रिपल्शन होंगे, जैसे बेस के रिपल्शन, बेस में जैसे 3 बॉन्ड पेयर है तो सबके बीच में बराबर बराबर रिपल्शन है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा सिस्टम स्टेबल बना रहेगा। और यहां पर अगर फ्लोरीन लगा दें तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो भी अरेंजमेंट रहता है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल, उस तरह से हमें करना रहता है। चलो आगे बढ़ जाएं। कितने हो गए? 6। नाउ कम टू सेवेंथ देखें। अब जैसे चूंकि हम लोग ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो एक हो गया कि भाई SOF4 बनाइए, SOF4 बनाइए, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं इसे IO3F3 बनाइए, IO3F3 और SOF4, इनको ड्रॉ करना है। देखें जरा कैसे ड्राइंग होगी इनकी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है प्यारे बच्चों। अब इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, तो सल्फर की बैलेंस शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो और इसके साथ जो टर्मिनल एटम है वो है 5, 4 तो फ्लोरीन है और 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो 4 फ्लोरीन है, तो चारों फ्लोरीन के पास तो क्या होता है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। और ठीक, और यहां पर जो
यहां पर क्या है, IO3F3 है। चलो पहले इसी से निपट लेते हैं, या इसी इसको ही बना लेते हैं, साथ ही साथ बना लेते हैं दोनों। आयोडीन, आयोडीन के पास बच्चों 7 रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बैलेंस शेल में। तो अब यहां पर 3 है फ्लोरीन और 3 है ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, तो 7 है, मतलब एक बन जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड, और एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब रह गए 3। IO2 होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया, ठीक कर लो जरा। दिस इज IO2F3, नॉट IO3। ओके फाइन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों। SOF4 पर आ जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सल्फर है वो 4 फ्लोरीन के साथ इट फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स, है ना। इट फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 फ्लोरीन। और ये एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये एक डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अच्छा तो कैसे दिखेगा ये, दीज आर 4 सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 फ्लोरीन्स। बच्चों पहली प्राथमिकता है कि यू मस्ट ड्रॉ appropriate Lewis dot structure, then only you can have final answer correct. Okay, so this is the Lewis dot structure. इसको भी देख लेते हैं। अब ये जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड्स ड्रॉ करेगा, चूंकि ये जो है तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ it forms 2 double bonds like this. तो गौर करें। So this is 1 single bond, this is the 2nd single bond, this is the 3rd single bond, this is 1 double bond, and this is the another double bond. ठीक, तो बच्चों ये बना लिए हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखिए, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक से बना लें तब फिर अगला स्टेप होता है आपको सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर लिखना पड़ता है। तो सल्फर के पास कुल कितने बॉन्ड्स हैं जो विच आर कनेक्टेड विद सल्फर? सो देयर आर टोटल 5 बॉन्ड्स, है ना। दिस इज स्टेरिक नंबर फॉर सल्फर, 5 बॉन्ड्स आर देयर एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो लोन पेयर, है ना। सो द स्टेरिक नंबर इज ओनली 5। अच्छा, ऐसे IO2F3 में अगर स्टेरिक नंबर देखें तो बच्चों हम लोग देखेंगे आयोडीन के लिए, और आयोडीन में द स्टेरिक नंबर इज, देयर इज फर्स्ट 1 बॉन्ड इज दिस इज द सेकेंड बॉन्ड, टोटल 5 बॉन्ड बच्चों यहां भी हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो दिस इज 5। अब जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन को तो इस बात से मतलब ही नहीं है कि लोन पेयर है कि नहीं, उसे तो स्टेरिक नंबर से ही मतलब रहता है। तो यहां से पता चल गया दैट दिस सल्फर हैज द हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3d, और इसमें भी रटना नहीं है बच्चों, इट्स वेरी इजी। हर हाइब्रिडाइजेशन S से स्टार्ट होता है, फिर P फिर D आता है। अब जितना स्टेरिक नंबर है उतने ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में, यही तो सीखे हम लोग पीछे की क्लासेस में। तो S से स्टार्ट हुआ, टोटल 5 ऑर्बिटल, तो तीनों P आ गए, तो 3P और 1 S, तो 4 और 1 D और आ गया, तो sp3d हो गया। ऐसे यहां पर इस आयोडीन के लिए यहां भी sp3d हो गया, बिकॉज स्टेरिक नंबर इज अगेन 5। अच्छा, ज्योमेट्री। अब एज स्टेरिक नंबर इन्वॉल्व्स ऑल द बॉन्ड्स, देयर इज नो लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या हो गई फिर से, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अगेन द ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर
बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री हो गई बच्चों। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्यूरेटली दे सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये ध्यान जरूर बना रहे कि हमें क्या करना है, हमें स्टेरिक नंबर ठीक से लिखना है। अच्छा, इसका इन दोनों का एक्चुअल जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वो भी एक बार हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो उसमें आपको एक्सियल इक्वेटोरियल में डाउट हो सकता है, तो वो थोड़ा स्पष्ट होगा। आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों। ये बच्चों पिरामिडल में यहां पर आई होगा, ये ठीक कर लो। पिरामिड में यहां पर वाई होता है, यहां पर आई होता है, पिरामिडल। ओके, तो यहां तो था बच्चों SOF4 एंड इसका जो पार्टनर था दैट वाज IO2F3। इनकी देखें ज्योमेट्री कैसी होगी। तो सेंट्रल एटम है सल्फर, तो सल्फर ड्रॉ कर दिए। यहां सेंट्रल एटम है बच्चों आयोडीन, तो ये आयोडीन ड्रॉ हो गया। अब इस सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। और तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ज्योमेट्री आती है, इस ज्योमेट्री में जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, इन दैट इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरह से सिस्टम रहता है कि ये जो एक डबल बॉन्ड है, दिस ऑल्सो लाइज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक। और प्यारे बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा ऊपर, प्लेन के ऊपर, और एक रहता है बच्चों प्लेन के नीचे। सो दिस इज थर्ड फ्लोरीन एंड दिस इज फोर्थ फ्लोरीन। So these are 4 fluorines and this is 1 oxygen। तो इस ज्योमेट्री को अगर गौर से देखा जाए तो दिस इज द ट्रायंगुलर प्लेनर बेस ऑफ बोथ पिरामिड्स, और एक फ्लोरीन जो है वो एक ऊपर का पिरामिड बनाएगा और एक फ्लोरीन एक नीचे का पिरामिड बनाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री है, और बीचों बीच में हो गया अपना सल्फर, बीचों बीच में हो गया अपना सल्फर, ठीक। अब जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको ऊपर बना दें, तो इसको ऊपर बना दें तब क्या होगा, इस ऑक्सीजन को ऊपर बना दें। क्या करें, ऐसा कर दें कि सर एक जो है फ्लोरीन को हम इक्वेटोरियल में कर देते और ऑक्सीजन को एक्सियल में कर देते। ऐसा करने से क्या दिक्कत है, ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो देखें ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर तो नहीं सकते क्योंकि यही इसका बच्चों सही ज्योमेट्री है। अब थोड़ा इसको लॉजिक से समझें कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसको लॉजिक से समझें। कौन बताएगा आप में से ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एनीवन? इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने से क्या होगा? जो
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सियल में होने के चलते वो वीक हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक्सियल बॉन्ड वीक ही होना चाहिए। एक्सियल सिस्टम में होने के चलते वीक हो जाता है वो, ऐसा नियम नहीं है कि एक्सियल हमेशा ही वीक। वो तो अब हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वीकर हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो एक्सियल में रह ही सकता है, क्यों नहीं रहेगा ये पूछ रहे हैं। और कोई बता दे बच्चों, एनीवन एल्स? डबल बॉन्ड में शॉर्ट लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ। अच्छा ठीक है, और कोई बताओ। रिपल्शन से कोई इसका जस्टिफिकेशन कर सकता है? रिपल्शन से कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? एनीवन इन द क्लास? अनिका बताइए, अनिका बताओ बेटा। एनीवन इन द क्लास? फ्लोरीन को रिपेल करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। कृष्णांशु बताओ। रिपल्सन से नहीं वो, लेकिन जो शॉर्ट है बॉन्ड लेंथ होगा तो सर एक्सियल में तो जा नहीं सकते। सर अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन रहेगा तो 180 डिग्री एंगल मेंटेन नहीं रहेगा एक्सियल में। सॉरी बच्चों। अरे राम राम राम, एक सेकेंड होल्ड किया जाए। देखें बच्चों, इसका लॉजिक क्या है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो क्या है, वो ये है, देखें जरा। अगर हम सल्फर और फ्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो देयर इज ओनली वन बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या है कि सल्फर और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और सल्फर और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अच्छा ठीक। अब अगर मान लीजिए इस सिस्टम को हम देखें तो इस सिस्टम में क्या है कि अगर रिपल्शन देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच के बॉन्ड्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन। अगर हम रिपल्शन को जरा मेजर करें, गौर से देखेंगे, रिपल्शन देखें तो ये 120 डिग्री है। ये एक्चुअल 120 डिग्री अब नहीं रह पाएगा, कारण ये है कि अगर तीनों बॉन्ड्स एक से रहते तो 120 डिग्री रहता, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होना ही है, तो 120 डिग्री हम यहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये एंगल 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। क्यों 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा? इसलिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां पर इस सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर फ्लोरीन के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सल्फर फ्लोरीन और सल्फर फ्लोरीन के बीच के रिपल्शन के। भाई उसका ये कारण है क्योंकि यहां पर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या 2 बॉन्ड्स हैं, और यहां पर बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं बस। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर फ्लोरीन के बीच का जो रिपल्शन है, ऐसे लिखते हैं, रिपल्शन जो है किस किस के बीच में, बिटवीन सल्फर ऑक्सीजन एंड सल्फर फ्लोरीन, दिस इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू सल्फर फ्लोरीन एंड सल्फर फ्लोरीन। ठीक, एक तो ये बात समझ आनी चाहिए। अब मान लीजिए ये स्थिति है
तो इस स्थिति में इस सल्फर ऑक्सीजन में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इस स्थिति में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन को गौर से देखें अगर हम, तो जो पहला रिपल्शन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है, ऐसे कितने रिपल्शन है? ऐसे रिपल्शन है बच्चों, अगर हम कहें कि 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने रिपल्शन है, तो आप कहेंगे कि ऐसे सर 2 रिपल्शन तो ऐसे हैं जिनमें एंगल 120 डिग्री से ज्यादा है, जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना। ऐसे 2 केसेस हैं। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, मीन्स अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन देखें, तो जो एंगल 90 डिग्री है वो 90 डिग्री एंगल है, ऐसे भी 2 रिपल्शन है। और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर रिपल्शन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन, मतलब SF और SF के बीच के रिपल्शन, तो एक तो ऐसा रिपल्शन है जिसमें क्या है भाई, जिसमें कि 120 डिग्री से कम एंगल है, बट नेचुरली 90 डिग्री से तो ज्यादा ही है। तो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल होगा नेचुरली इसमें, ऐसा एक रिपल्शन है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 SF और हैं, तो इस परपेंडिकुलर से इसका एक रिपल्शन है और एक इसका रिपल्शन है, और नीचे वाले परपेंडिकुलर से भी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगभग 90 डिग्री पर जो रिपल्शन है, दीज आर टोटली 4। इस एक्सियल का इंडो इक्वेटोरियल के साथ ये भी बच्चों 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। थोड़ा सा ये एक 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री एंगल है। बोथ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे के भी 2 एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो इस तरह से ये कुल मिलाकर हमें 2 2 4 और 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 हो गए। 3 हो गए इक्वेटोरियल पोजीशन वाले, उसके बाद 3 एंगल्स हो गए एक्सियल के इक्वेटोरियल से ऊपर और 3 एंगल हो गए एक्सियल के इक्वेटोरियल से नीचे। तो टोटल 9 एंगल्स हो गए। तो 9 एंगल्स में 9 तरह के रिपल्शन हो गए। अब हम IO2 F3 को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। किनारे कर देते हैं मतलब बाद में देखते हैं। पहले इस SOF4 को थोड़ा ठीक से एनालाइज कर लेते हैं, बिकॉज इन एग्जाम्स आई विल नॉट बी देयर, सो यू विल हैव टू डू योरसेल्फ एंड करेक्टली। अब एक हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल में बना देते हैं, है ना, एंड देन यू विल सी व्हाट हैपेंस। तो क्या किए कि इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने 3 सिंगल बॉन्ड्स ही बनाए। बच्चों दिस इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इनको समझना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई पूछ दे या इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो वैसे तो हमें यह ध्यान रखना है कि वट एवर रिटन इन नोटबुक और वट एवर इज बीइंग टॉट इन दीज क्लासेस, उसे तो एकदम यथा जैसे पढ़ाया गया एज इट इज कंठस्थ करके रखना है। और कुछ बाहर का आ जाए तो उसमें फिर दिमाग लगाना है, जो पढ़ लिए क्लास में। अब जैसे मान लीजिए SOF4, इफ दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम, यू जस्ट विदाउट एनी थिंकिंग यू जस्ट प्लॉट एंड गिव द आंसर। कोई पूछे कि सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा एक्सियल में, यू जस्ट आंसर इक्वेटोरियल। रीजन तब की बात है, रीजन तो आपको पता ही है, बट आपको याद भी है, तो इट्स वेरी नाइस। हाँ, अगर कुछ नहीं नया जैसा आ जाए तब फिर उसके लिए सोचना है। चलो देखो, अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक एक्सियल पोजीशन में ऑक्सीजन को लगाते हैं ना, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो ये हो गया एक डबल बॉन्ड, ओके फाइन, एंड दिस इज अनदर सिंगल बॉन्ड, एंड दैट इज अगेन विद द फ्लोरीन।
अब जो अपना जो बेस है दोनों पिरामिड्स का, विच इज द ट्रायंगुलर बेस, दैट ट्रायंगुलर बेस इन्वॉल्व्स ऑल 3 फ्लोरीन बॉन्ड्स, है ना, सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स. दिस इज सल्फर. अब हम यहां पर रिपल्शंस देख रहे हैं, है ना. तो पहले इन 4 इलेक्ट्रॉन, जहां भी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है बच्चों, वो अंडरस्टूड है कि वो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है. ठीक है. तो अब अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन देखें, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के अगर रिपल्शन देखे जाए तो लगभग 90 डिग्री पर ये रिपल्शन हो जाते हैं, और इनकी संख्या है 3. इनकी संख्या है 3. थोड़ा सा किनारे से लिख देते हैं तो एक लाइन में आ जाएगा. 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स 90 डिग्री पर हो जा रहा है, और इनकी संख्या बच्चों 3 है. अच्छा, फिर अब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लगभग 180 डिग्री, लगभग पाई एंगल या 180 डिग्री, इसकी संख्या 1 है. अच्छा, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मसला निपट गया. अब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लगभग 120 डिग्री होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इनकी संख्या 3 है. अब ये वाला जो एक्सियल 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इन 3 जो इक्वेटोरियल वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पर लगभग, इनकी संख्या भी 3 है. तो 3 3 6 9, एक 10 यहां पर एक्स्ट्रा ये वाला हो गया, तो ये हमने यहां पर छोड़ दिया था. तो बच्चों एक यहां पर और कर लेते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सियल के बीच का जो रिपल्शन है, एक्चुअली एक्सियल के बीच का रिपल्शन वो नहीं काउंट होता है. कारण ये रिपल्शन तब रहता है जब चीजें अगल बगल हों. तो एक्सियल वाला जो रिपल्शन है, जैसे कोई कहे कि सर ये एक एक्सियल है और ये एक एक्सियल है, तो इसको हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल रहता है, तो उससे कोई उतना इंपैक्ट आता नहीं है स्टेबिलिटी में. तो हम क्या करते हैं कि इसको यहां से हटा देते हैं, और यहां से भी हटा देते हैं. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना बच्चों, इसको भी यहां से उड़ा देते हैं, क्योंकि दोनों एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधे 180 डिग्री पे होता है, तो उनमें कोई संपर्क विशेष अगल बगल रहते नहीं है. अब जरा हम काउंट करें कि रिपल्शन कहां जाता है. जहां रिपल्शन ज्यादा होगा दैट इज नॉट द फेवरेबल केस. तो बच्चों पहले चलो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से ही निपट लेते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पर, तो ऐसे यहां पर बच्चों 3 केसेस हैं, यहां पर 4 हैं. और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन 120 डिग्री पर, मतलब ये वाला एंगल है लेस देन 120 है लेकिन ऑलमोस्ट 120 है, ऐसा एक रिपल्शन है. लेकिन यहां ऐसे 3 रिपल्शन है. या ऐसे कह लो बच्चों कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के 6 रिपल्शन है, यहां पर 5 हैं. ठीक है. तो लेकिन यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्शन है वो यहां बच्चों केवल 3 ही है. वो यहां 3 है, और यहां जो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन है वो यहां पर 4 हैं. वो यहां पर क्या है? 4. गौर करिएगा. लेकिन 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 ये जो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन है, ये सब के सब 120 डिग्री से ज्यादा है. मतलब 2 120 डिग्री से ज्यादा और 2 90 है. लेकिन यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन है वो 90 डिग्री पर ही है. वो 90 डिग्री पर है. तो अब ये क्या है कि थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, लेकिन आप ऐसे समझें कि 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा वो बहुत ह्यूज होगा बच्चों, इन कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन. तो हमें जो डिसाइडिंग ज्योमेट्री है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड हैं, इनकी ऐसी सेटिंग करो कि इनसे रिपल्शन कम से कम हो. तो
तो अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आता है। और ऐसे लेते हैं तो, अगर ऐसे लेते हैं तो 2 एंगल तो 90 डिग्री आते हैं, लेकिन 2 120 से भी ज्यादा आते हैं। मतलब ये वाला अगर हम इसको देखें बच्चों, एक तो ये एंगल 120 से ज्यादा हो जाएगा और ये भी 120 से ज्यादा हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। और यहां पर क्या होगा कि तीनों 90 डिग्री पर हैं, यहां 2 90 डिग्री पर हैं, यहां 2 90 डिग्री पर हैं, और बाकी जो 2 हैं वो 120 डिग्री से भी बहुत ज्यादा है। मतलब फिर से क्या होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन इतना ज्यादा है कि फिर भी एक रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम आएगा। और यहां पर क्या है कि 90 डिग्री पर है और 90 डिग्री पर है, और वो भी क्या है, इक्विटोरियल में है। अब देखो, जैसे ही तुम अगर रिपेल करोगे तो ये जो प्लेनर है वो प्लेनर ही नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा सिस्टम हो गया तो ये जो तुम्हारा प्लेन दिख रहा है ये प्लेन रहेगा ही नहीं। क्यों प्लेन नहीं रहेगा? ये इसलिए प्लेन नहीं रहेगा क्योंकि ये इस पे ताकत लगाएगा तो ये नीचे जाएगा, इस पे ताकत लगाएगा तो ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। तो ये अपने आप में एक हल्का सा पिरामिड बन जाएगा, पूरा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा। लेकिन इसको देखोगे तो ये एकदम प्लेनर ही रहेगा, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा भी तो उसको ऐसे भेजेगा और इसको ऐसे भेजेगा, तो इसका जो 120 डिग्री का एंगल है थोड़ा सा कम हो जाएगा बस। तो ये एक सिस्टम एक फिर भी एक स्टेबल सिस्टम रहेगा और ये उतना स्टेबल सिस्टम नहीं रहेगा। और अगर हम ऐसे भी काउंट करें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर यहां पर तीनों 90 डिग्री पर है, यहां पर 2 केवल 90 डिग्री पर है, और 2 जो है फिर 120 डिग्री से काफी ज्यादा बड़ा एंगल होगा। तो ओवरऑल दिस सिचुएशन इज मच स्टेबल सिचुएशन देन दिस सिचुएशन। ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जरा सोचिए कि इस इक्वेटोरियल प्लेन को देखें तो ये जो बॉन्ड है इसके रिपल्शन के चलते ये वाला बॉन्ड नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा, तो ये प्लेन रहेगा ही नहीं, तो पूरा सिस्टम जो है चरमरा जाएगा। और यहां पर क्या है, ये इन दोनों को रिपेल तो करेगा तो थोड़ा सा एंगल ये थोड़ा सा कम हो जाएगा बस, फिर भी प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी। और प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी तो ऊपर से और नीचे के लिए भी थोड़ा सा मामला ठीक रहेगा। ऊपर और जो एक्सियल पोजीशन है उनके लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अब जैसे मान लो ये है, गौर करो, ये अगर तीनों फ्लोरीन नीचे की तरफ चले गए और इस 5वें फ्लोरीन की तरफ चले गए तो इस पे तो और ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि ये तो आपने अभी समझ लिया हमसे, लेकिन इसको आपको बच्चों याद भी रखना है कि अगर इस तरह की ज्योमेट्री आए, एक डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वेटोरियल सिस्टम में रखेंगे। जैसे आपको पिछली क्लास में याद हो, हम लोगों ने देखा था कि 5 sp3d2 था, 4 तो बॉन्ड्स थे और एक लोन पेयर था, तो उस लोन पेयर को भी इक्वेटोरियल सिस्टम में ही रखा गया था। कारण क्या? कारण यही होता है कि अगर आप लोन पेयर को ऊपर ले जाइएगा तो ये जो तीनों फ्लोरीन या तीनों बॉन्ड से वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो इसकी और हालत खराब हो जाएगी। तो हमारे लिए जो काम का आंसर है, जो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो करेक्ट आंसर होगा ये वाला। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सिमिलर इज द केस विद द लोन पेयर ऑल्सो। हम लोग लोन पेयर वाले भी करेंगे अभी। तो सिमिलर इज द, अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, पहले लोन पेयर की बात ही नहीं हो रही, सारे बॉन्ड्स ही हैं। लोन पेयर का भी नंबर आएगा। तो अगर लोन पेयर भी होता तब भी बच्चों क्या होता, उसको भी इक्वेटोरियल में ही रखते हैं। अगर एक लोन पेयर होगा तो उसको भी, क्योंकि यहां पर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा, ऐसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन भी बहुत ह्यूज होता है बॉन्ड पेयर की अपेक्षा। सो दिस इज SOF4। अब IO2F3 वाला भी इसी तरह होगा। उसमें क्या होगा बच्चों, IO2F3 में जब हम किए थे, देखो उसको भी देख लेते हैं। कंप्लीट।
डन। एक काम कर लेते हैं बच्चों, IO3 और F2 को थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता एक और है, तो उसको भी यही निपटा लेते हैं। लोन पेयर वाले को भी ले लेते हैं, है ना। कितने हो गए? 8 हो गए ना। IO3 F2 को रोक के रखते हैं, ठीक। नाइन्थ, अब बच्चों एक डबल बॉन्ड जैसे हमने लोगों ने यूज किया, तो उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। IO3 F2 को थोड़ा रोक कर रखते हैं, भी उसका नंबर आएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड की जगह क्या करते हैं, लोन पेयर ले लेते हैं। मतलब नाउ वी आर टेकिंग SF4। SF4 देखते हैं बच्चों, SF4 देखते हैं, गौर करिए। तो पहला काम क्या है? पहला काम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सल्फर। बस क्या परिवर्तन हो रहा है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में था SOF4, ये है SF4। यही तो परिवर्तन है। पिछला जो SOF4 था उसका O कर दिया हमने गायब, उसका O कर दिया गायब, O को हटा दिया। जब हटा दिया तो क्या होगा? हटा दिया तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर की तरह बैठे रहेंगे। वो लोन पेयर की तरह बैठे रहेंगे, ठीक। गौर करिए, अब ये हो गया भाई अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर SF4 का। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फर की कितनी है भाई? सल्फर की, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, सल्फर का स्टेरिक नंबर क्या है? तो इसका स्टेरिक नंबर है सर, चूंकि यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो दिस इज 4। सर यहां पर एक लोन पेयर भी है, फाइन, सो दिस इज 5। तो 5 का मतलब यह हुआ दैट दिस इज sp3d अगेन, हाइब्रिडाइजेशन। अब जब बच्चों लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री में तो परिवर्तन हो जाता है। अब इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिड तो रहनी नहीं है। तब क्या रहेगी? तो क्या सीखे थे? पेंटागोनल बाइपिरामिड, यानी कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी 5 स्टेरिक नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लेकिन पांचों बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है। अब क्या है, केवल 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक यहां पर लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर भी है। तो जो अभी जो अभी हम लोगों ने काफी ऐसे क्वेश्चन कर लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल के, PCl5 किया, PCl3F2 किया, फिर SOF4 किया, तो उसमें क्या देख रहे थे कि नीचे 3 बॉन्ड्स बनते थे, एक ट्रायंगुलर प्लेनर और एक उसका पोल ऊपर हो जाता था, एक नीचे हो जाता था। तो ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। तो अगर आपको याद हो, जैसे अभी SOF4 की बात की है, तो बोले कि भाई डबल बॉन्ड आप क्या करिए, इक्विटोरियल पोजीशन में रखिए, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो रिपल्शन होगा वो ह्यूज होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल सिंगल के। ऐसे ही बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो अब अगर इसका हम एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? देखो sp3d के कितने एग्जाम्पल देख लिए, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है सीखने को। अब कभी भी sp3d का कुछ आएगा फटाक से आप ऐसे ही करेंगे। देखो एक और बताएंगे इसके बाद। तो ये हो गया सेंट्रल सल्फर। अब इस सल्फर में, सल्फर के साथ जो अपना इक्विटोरियल पोजीशन होगा, उस इक्विटोरियल पोजीशन में जो ये लोन पेयर है इक्विटोरियल पोजीशन में ही आएगा बच्चों। अच्छा, फिर बाकी ये जो 2 फ्लोरीन है ये भी इक्विटोरियल में आ जाएंगे, ये भी इक्विटोरियल में आ जाएंगे, और रेस्ट 2 फ्लोरीन्स
shall be in axial mode या axial positions। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न बनेगा। देखो कैसे, कितना कितना सुंदर ज्योमेट्री है। देखो ये हो गया सल्फर फ्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन, ये तो बॉन्ड है ही नहीं। एक ये बॉन्ड है बच्चों और एक ये बॉन्ड है, ठीक। ये तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। ये एक फ्लोरीन हो गया और एक ये फ्लोरीन हो गया। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो बस क्या है, दिस इज जस्ट लोन पेयर। तो जो ट्रायंगल की बात होती थी वो ट्रायंगल अब तुम्हारा ये बन रहा है। दिस इज द बेस ऑफ, अगर ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता तो उसका ये ट्रायंगुलर बेस होता। मतलब ये पूरा जो व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज इक्वेटोरियल बेस। और ये बच्चों एक्सियल है, और बच्चों ये भी एक्सियल है ना, ये दोनों एक्सियल है। अब जरा सोचें शेप क्या होगा। तो आपको याद ही होगा, हम लोग पढ़े थे सी सॉ शेप हो गया ये, सी सॉ शेप हो गया। ये उस सी सॉ का स्टैंड हो गया। इस पर एक बच्चा ये बैठा हुआ और एक बच्चा ये बैठा हुआ है। तो सी सॉ कैसे होता है, ये मान लीजिए नीचे जाएगा तो ये ऊपर आता है, ये है ना सी सॉ। इसको सी सॉ को थोड़ा घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, सीधा कर दीजिए, तो ऐसा नजर नहीं आएगा। ये स्टैंड हो गया, ये स्टैंड हो गया, दो फ्लोरीन हो गए ये, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक ये फ्लोरीन हो गया, एक ये फ्लोरीन हो गया, इधर ये लोन पेयर हो गया। तो इस लोन पेयर के चलते क्या होगा, देखो कोई पूछे कि सीसॉ का जो बेस है, उस बेस में जो दो, ये क्या लिख दिया मैंने, उस बेस में जो ये सल्फर और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा ये वाला। तो तुम कहोगे सर दिस इज लेस देन 120 डिग्री। वाई? Because now the repulsion between these two bond pairs is lower than the repulsion between this lone pair and bond pair। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखेंगे, जो रिपल्शन होता है प्यारे बच्चों, वो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे ही कोई कहे कि रिपल्शन जो है वो, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड के बीच में सबसे ज्यादा, अगर केवल बॉन्ड पेयर की बात हो तो डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन काफी ज्यादा, फिर सबसे कम सिंगल बॉन्ड में। नेचुरली होना ही चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे तो ऐसी ट्रिपल बॉन्ड और ऐड कर दीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा हो गया। तो ये रिपल्शन के बारे में बेसिक जानकारी, तो कॉमन सी बात है, ये हमें पहले से भी पता है। ओके, तो ये जो बच्चों हमने डबल बॉन्ड SOF4 वाला अभी शेप बनाया था, उसमें भी यही बात थी। तो इस लोन पेयर की जगह हमने डबल बॉन्ड को दे दी, वहां भी इक्वेटोरियल पोजीशन में रखे, यहां भी इक्वेटोरियल में रहता है, लेकिन वहां ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड है बच्चों, लेकिन यहां पे बॉन्ड ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, भले ही ये sp3d है, लेकिन ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल नहीं है, ये बच्चों के खेलने का झूला है। कौन सा झूला? पार्क में पाया जाता है ये झूला, सबने खेला होगा इस पे। इस झूले का अंग्रेजी में नाम होता है सीसॉ, है ना। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है SAW, सीसॉ शेप। ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। कितना आसान, देखो सीसॉ शेप हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम लोगों ने काफी sp3d के बारे में पढ़ लिया, एक sp3d में और एक कर लेते हैं। ठीक, एक 2 लोन पेयर वाला निपटा लेते हैं, एक 2 लोन पेयर वाला कर लेते हैं। हो गया भाई।
क्या आप लोगों की इसके बाद भी कोई क्लास है? बोलो प्यारे बच्चों, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? 6:30 से। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। IO3 वाला भी निपटाना है अभी। कितने हो गए ये? 9। अब बच्चों 10वां देखते हैं। एक्चुअली सीरियल नंबर थोड़ा सा, चलो ठीक है, 10वां देख लो। अब बच्चों 10वां देखते हैं। 10वें में देखते हैं से ClF3। अब ClF3 का जैसा हम लोग देखेंगे पैटर्न, उसी से ये भी डिसाइड हो जाएगा कि वो जो IO2F3 है उसका क्या होगा। एक ही बात है, देखो कैसे। ClF3 देखो, तो ClF3 को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो सेंट्रल एटम है जिसको हम क्लोरीन कहेंगे, तो इस क्लोरीन के बैलेंस शेल में वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि इसको 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो ये 3 सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेगा और 2 लोन पेयर इसमें खाली रहेंगे। तो एक हो गया ये फ्लोरीन प्यारे बच्चों, एक हो गया ये वाला फ्लोरीन और एक हो गया ये वाला फ्लोरीन। ठीक, तो इस क्लोरीन ने 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बना दिए। ठीक, अच्छा, और तो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। तो अगर इस क्लोरीन का स्टेरिक नंबर देखा जाए, सो दिस इज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, सो अगेन द स्टेरिक नंबर इज 5। ध्यान रखना है बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल, सबको एक ही गिना जाएगा। सबको एक ही गिना जाता है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस बात को। एनीवे, सो द हाइब्रिडाइजेशन कम्स sp3d, अगेन 5 स्टेरिक नंबर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो sp3d हो गया। अब बात आती है ज्योमेट्री की। तो देखो, अब ज्योमेट्री में जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे हम लोग, क्लोरीन की जगह बस आयोडीन था और F3 तो थे ही, अभी एक मॉलिक्यूल किए थे ना, सो दैट वाज IO2F3। अब यहां पर बच्चों O2 हट गया तो 2 खाली हो गए। I में भी देखेंगे तो भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में देखेंगे तो भी 7 होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ज्योमेट्री दोनों की रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे? देखो कैसे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि ये जो क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये इक्विटोरियल पोजीशन में ही रहते हैं। तो बनाते हैं जरा भाई, ये सेंट्रल हो गया क्लोरीन। अच्छा, ये हो गए एक लोन पेयर, ये हो गया भैया दूसरा लोन पेयर। एक इक्विटोरियल पोजीशन में ही रहना है, चाहे एक हो लोन पेयर और चाहे 2 हो लोन पेयर। और ये हो गया ऊपर वाला F और ये हो गया नीचे वाला F, ऊपर वाला F नीचे वाला F। ठीक, तो फिर बॉन्ड्स बना लेते हैं। एक एक्सियल बॉन्ड, दूसरा एक्सियल बॉन्ड, एक इक्विटोरियल बॉन्ड। देख लो जरा, यहां तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, ये तो भाई कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। लेकिन ये जो इक्विटोरियल पोजीशन जिसको कि ट्रायंगुलर बेस कहा जाता है, बाई पिरामिडल सिस्टम का ट्रायंगल, कितना स्वीट ट्रायंगल बना है, वाह, वेरी गुड।
तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल सिस्टम में सेंट्रल एटम में चाहे एक लोन पेयर हो चाहे दो लोन पेयर हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसे रखना है इक्विटोरियल में। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो भाई ये जो शेप आया, ये शेप में तो इसका तो केवल रिपल्शन में योगदान रहा, तो ये लगभग टी शेप हो गया, है ना। ये शेप कैसा हो गया, ये शेप जो रहा वो शेप कैसा हो गया, टी शेप हो गया। देखो ये एक टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर प्यारे बच्चों थोड़ा गौर से देखें, आप थोड़ा बुद्धि लगाएं, तो शेप जो लाइंस होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर तो बच्चों बॉन्ड से बनता है। लोन पेयर का काम तो होता है केवल और केवल रिपेल करना। देखो कितना सुंदर टी बन गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, दैट ज्योमेट्री इज टी शेप ज्योमेट्री, ठीक। लेकिन अब इसका इस IO2F3 से बड़ा संबंध। क्यों संबंध? जैसे 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 लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, उसी तरह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। होता है कि नहीं होता है? अब अगर ये सही है, जो नेचुरली है ही सही, दिस इज द रिपल्शन, तो फिर हम जो है ये बात तो दावे से कह सकते हैं कि सर फिर तो आपको जो है अगर डबल बॉन्ड दो लगाने हैं तो वो भी आपको इसी इक्विटोरियल पोजीशन में ही लगाने चाहिए। तो वो भी आपको इक्विटोरियल पोजीशन में ही लगाने चाहिए। तो लगा देते हैं, लेकिन चूंकि वहां तो बॉन्ड्स हैं, तो भले इक्विटोरियल में, लेकिन बॉन्ड्स तो हैं, तो फिर वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ही रहेगा। ये जो IO2F3 हम छोड़कर बैठे हुए हैं, अब इसका नंबर आ गया देखो बनाने के लिए। तो ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, तो आपको एक ही जगह दोनों बात समझ आ जाएगी, है ना। एक जैसी चीजें एक साथ पढ़ने से बड़ा फायदा होता है बच्चों। तो जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में जो गड़बड़ी हो रही थी, वही गड़बड़ी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। तो उससे हमें ये पकड़ में आ जाता है कि डबल बॉन्ड की लोकेशन वैसी ही रखनी पड़ती है जैसे कि लोन पेयर की लोकेशन रखनी पड़ती है। जरा देखो IO2F3 को बना देते हैं। हो गया? अरे हो गया बच्चों? अब वो दिन आ गया है, मतलब वो घड़ी आ गई है, दिन तो वही है जो हम IO2F3 को बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें बात स्पष्ट हो गई है लोन पेयर के माध्यम से। तो ये है अपना I, ये है I के साथ बनाने हैं दो डबल बॉन्ड्स। ये एक हो गया भाई, ये हो गया भाई दूसरा, ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा। एक बनाना है सिंगल, एक थोड़ा लंबा सिंगल बनाना है ऊपर, और एक थोड़ा लंबा सिंगल बनाना है नीचे। फाइन। तो ये हैं भाई दो ऑक्सीजन के एटम्स। These are two oxygen atoms. This is one oxygen, this is another oxygen. और भाई ये हैं हमारे तीन फ्लोरीन, ये हैं हमारे तीन फ्लोरीन। तो अब मेरी समझ से ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमने इस ट्रायंगल में, ये जो वाइट कलर का ट्रायंगल बन रहा है, जो कि एक प्लेनर ट्रायंगल है, या जिसको कि हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, तो उसमें क्यों डबल बॉन्ड रखा, और ये जो एक्सियल थे उनमें क्यों सिंगल बॉन्ड रखा।
But this shape is not T shape. T shape when there is no bond. This shape is still triangular bipyramidal. This shape is triangular bipyramidal. Triangular bipyramidal. Triangular bipyramidal. क्या बात समझ आ गई? कंप्लीट? हो गया भाई? डन? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करके इसके बाद हम आपको डाइपोल मोमेंट के विषय में पढ़ाएंगे। क्योंकि अब शेप आपको क्लियर हो गया, आप बनाना सीख गए, तो आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आएगा। उसके बाद फिर आखिरी आर्टिकल आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देन वी विल डू दैट।